मुंबई, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, यही मुंबई ना जाने कितने ही राज छुपाए रोशनियों में जगमगा रहा था। मुंबई में न जाने कितने ही लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। किसी के सपने पूरे होते हैं तो किसी के सपने टूट जाते हैं, लेकिन लोग अपने उम्मीद को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। आज इसी मुंबई का मौसम कुछ खास अच्छा नहीं था। बादलों की घड़घड़ाहट के साथ तेज आसमान में चमकती बिजली जो मौसम को बहुत डरावना बना रही थी। दिन के समय में भी मौसम रात की तरह लग रहा था। मौसम को देख लग रहा था जैसे आज प्रकृति का कहर बरस रहा हो। वही जंगल में एक सुनसान पहाड़ी जहां सिर्फ जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वही उसी पहाड़ी पर एक लड़की अपने अदमरी हालत में घुटनों के बल बैठी हुई अधखुली आंखों के अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी। उसके पूरे शरीर से खून रिस रहा था। सर से खून बहकर चेहरे से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। उसके काले लंबे बाल जो कुछ उसके चेहरे से चिपके हुए थे और बाकी के पीठ पर लहरा रहे थे। उसकी खूबसूरत समुद्र सी नीली आंखें जिनमें अभी नफरत नजर आ रही थी अपने समाने खड़े लोगों के लिए। उसके दर्द से कांपते सुर्ख गुलाबी होंठ जो गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रहे थे। इतनी चोट लगने के बावजूद भी उस लड़की का चेहरा चांद की तरह दमक रहा था और उसके चेहरे पर लगे चोटे के निशान चांद में दाग की तरह लग रहे थे। उस लड़की को बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। उसके पूरे शरीर पर गहरे बैट और थप्पड़ों से मारने के गहरे नीले जख्म बने हुए थे, जिन्हें देख किसी का भी दिल पसीज जाए, पर उसके सामने खड़े उन 3 लोगों का दिल शायद पत्थर का था जो नहीं पिघला। वो लड़की अपने सामने खड़ी औरत की तरफ देखते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, क्यों किया मासी माँ मेरे साथ ऐसा? मैंने तो मम्मा के जाने के बाद आपको अपनी मम्मा माना था। आपको हमेशा वो इज्जत दी जो कभी शायद मैंने अपनी मम्मा को भी नहीं दी थी। आपकी हर बात मानी, आपकी कही बात को कभी इनकार नहीं किया और आज आप ही मेरी मौत की सेज सजा रही है। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए थे। उस लड़की की बात सुन उसके सामने खड़े 3 लोग, जिनमें एक उसकी सौतेली माँ और मासी माँ दोनों थी और दूसरी उसकी सौतेली बहन जिसे उसने सगी बहन से भी बढ़कर माना था और तीसरा उसका बॉयफ्रेंड जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि अपने पति को भी, जो एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ सबके लिए हार्टलेस था पर उसके लिए एकदम से सॉफ्ट और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, उसे भी छोड़ दिया था। उस लड़की को क्या पता था जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया वे सब उसके अपने नहीं बल्कि इंसान की खाल में छुपे भेड़िए थे जो उसी के साथ रहकर उसी की मौत का खेल रच रहे थे। तभी अचानक वहाँ किसी की हंसी गूंज गई। उस लड़की ने हल्की सी आंखें खोल सामने देखा जहाँ उसकी सौतेली माँ तालियां बजाते हुए जोर से हंस रही थी और साथ में उसकी सौतेली बहन और बॉयफ्रेंड के फेस पर भी उसका मजाक उड़ाने वाली स्माइल छाई हुई थी। वो औरत जिसका नाम शालिनी था वो चलते हुए उस लड़की के पास आई और हल्का सा नीचे झुक उसके बालों को कस के अपनी मुट्ठियों में भर लिया। उस लड़की की हल्की सी चीख निकल गई और उसका सर ऊपर की तरफ उठ गया। शालिनी ने उस लड़की की अधखुली आंखों में देखते हुए नफरत भरी आवाज में कहा, प्यार माए फुट, तुम जैसी लड़की से कभी प्यार किया ही नहीं जा सकता। तुम तो नफरत के लायक हो, प्यार के नहीं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि शालिनी राठौर तुमसे प्यार करेगी? बोलकर उसने झटके से उस लड़की के बालों को छोड़ दिया और सीधी खड़े होते हुए हंसकर बोली, हा आरवी बेटा, बहुत भोली हो तुम, जो कभी हम सबको और हमारे इरादों को समझ ही नहीं पाई। आई कांट बिलीव इंडिया की नंबर 1 बिजनेस वुमेन आयु की बेटी आरवी राठौर इतनी बेवकूफ होगी जिसे कभी समझ ही नहीं आया कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। बोलकर वो फिर से हंसने लगी। आरवी आंसू भरी आंखों से शालिनी को देख रही थी। आज उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है, जो कभी इन सब की चाल को समझ ही नहीं पाई। हाँ, वैसे मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तेरे उस डेविल पति को भी मार दिया है। बेचारे ने बेवफा पत्नी के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, पर अफसोस उसकी बेवफा पत्नी को कभी उस पर प्यार नहीं आया। खैर जो भी हो, वो अब मर चुका है और उसकी पत्नी यानी मेरी प्यारी छोटी बेटी आरवी तुम भी मरने वाली हो, तो अब उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी टिया को मिल जाएगी। उसकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम्हारे मरने के बाद टिया को मिल जाएगा, क्योंकि तुमने ही तो टिया को अपनी नॉमिनी बनाया है। हाँ, बोलते हुए शालिनी जोर से हंसने लगी। शालिनी की बात सुन आरवी, जिसकी आंखें लगभग बंद हो चुकी थी, उसने एकदम से अपनी आंखें खोल हैरानी से शालिनी की तरफ देखा। उसके दिमाग में एक हैंडसम से लड़के का चेहरा घूमने लगा था। जिस चेहरे से वो अब तक नफरत करती आई थी, आज उस चेहरे को देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थी।
आरवी शालिनी की तरफ देख रुंधी आवाज में बोली, क्या कहा? मेरे डेविल को मार दिया। क्यों मारा उन्हें? उन्होंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। प्रॉपर्टी चाहिए थी तो मेरी प्रॉपर्टी ले लेते, मुझे मार दिया होता। उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? बोलते हुए वो जोर से रोने लगी थी। आरवी की बात सुन और उसे रोता देख उन तीनों के चेहरे पर मकारी भरी हंसी आ गई। टिया स्टाइल से चलते हुए आरवी के पास आए और हल्का सा नीचे झुक उसके जबड़े को कस के पकड़ आंखें में देखते हुए बोली, बड़ा प्यारा रहा है आज अपने उस डेविल पति पर। जब जिंदा था तब तुम्हारा ये प्यार कहाँ चला गया था? बोलते हुए वो गौर से आरवी के चेहरे को देख रही थी, जो अभी भी बेहद खूबसूरत लग रहा था, जिसे देख टिया का चेहरा गुस्से और नफरत से कांपने लगा था। वो नफरत भरी आवाज में बोली, नफरत है मुझे तुम्हारे इस चेहरे से। कितना कुछ किया तेरी खूबसूरती मिटाने के लिए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। पर आज जो होगा उसके बाद तेरी ये खूबसूरती और तू दोनों हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो जाओगे। बोलकर उसने झटके से आरवी के चेहरे को छोड़ दिया, जिससे आरवी संभल नहीं पाए और उसका सर वहीं रखे एक बड़े से पत्थर से टकरा गया। आरवी की एकदम से आहे चीख निकल गई। उसके सर से तेजी से खून बहने लगा था। आरवी की ऐसी हालत देख वे तीनों जोर से हंसने हा लगे थे। तभी वो लड़का जिसे आरवी अपना प्यार सब कुछ समझती थी, वो आगे आया और टिया की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, बेबी रिलैक्स, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। ये तो वैसे भी मरने वाली है, इसके लिए खून जलाकर कोई फायदा नहीं है। चलो अब इसका खेल खत्म करते हैं और चलते हैं यहाँ से। आफ्टर ऑल अब हमें राठौर और वालिया फैमिली दोनों को संभालना है। बोलते हुए उसने मकारी भरी हंसते हुए आरवी की तरफ देखा, जिसकी आंखें अब तक बंद हो चुकी थी। उस लड़के की बात सुन टिया ने सर घुमा उसकी तरफ देखा और डेविल स्माइल करते हुए बोली, यस सिद्धार्थ बेबी तुम सही कह रही हो। आई थिंक अब इसका खेल खत्म कर देना चाहिए हमें। बोलते हुए उसने शालिनी की तरफ देखा, जो तिरछा मुस्कुराते हुए आरवी को देख रही थी। आरवी की आंखें भले ही बंद हो चुकी थी, पर उसके कान अभी भी खुले हुए थे। उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। आरवी मन में, भगवान आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने हमेशा आपको माना है, आपकी पूजा की है। आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। आपको मुझे दूसरा मौका देना होगा। मेरे लिए, मेरे डेविल के लिए, मेरे अपनों के लिए और मेरे साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए आपको मुझे मौका देना होगा। बोलते हुए उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। सिद्धार्थ ने आरवी की तरफ देखा और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, माय लव तुम अपनी टिया दीदी से बहुत प्यार करती हो ना, और उसके लिए कुछ भी कर सकती हो ना। तो उसे ही तुम्हारा और तुम्हारे पति की सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो हमें तुम्हारी टिया दीदी के लिए उस डेविल को मारना पड़ा। अब तुम्हारी टिया दीदी को सब मिल जाए, उसके लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम अपनी दीदी के लिए ये कुर्बानी भी दे देगी। बोलते हुए सिद्धार्थ ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल आरवी को शूट कर दिया। गोली आरवी के दिल के पास जाकर लगी। आरवी की एक तेज चीख के साथ दूसरे ही पल सब कुछ शांत हो गया। आज उसे उसी इंसान ने मार दिया जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी, जिसके इर्द गिर्द उसकी सारी दुनिया घूमती थी। सिद्धार्थ ने न जाने कितनी ही बार उसे सबके सामने बेइज्जत किया था, पर फिर भी आरवी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके दिल में हमेशा एक आश रहती थी कि आज नहीं तो कल सिद्धार्थ भी उससे प्यार करेगा, उसके प्यार को समझेगा और अपनाएगा, पर उसकी ये आश आज अपनी जिंदगी गवाकर पूरी तरह टूट चुकी थी। सिद्धार्थ, टिया और शालिनी ने कुछ पल आरवी की डेड बॉडी को देखा और फिर वहां से चले गए। अब तक आसमान में जो बादल गरज रहे थे वे अचानक ही बरस पड़े। बारिश की बूंदों के साथ आरवी के बेजान शरीर से निकलता खून बहकर पहाड़ी से नीचे गिर रहा था। क्या आरवी का सफर यही तक था, या फिर उसे मिलेगा अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए एक और मौका? जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबर्थ ऑफ डेविल्स लिटिल गर्ल। मुंबई होटल पैराडाइज। रात 10 बजे एक खूबसूरत सी लड़की बेड पर आंखें बंद किए लेटी गहरी सांसें ले रही थी। तभी उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और अचानक ही उसकी एक जोर की चीख निकल गई। तभी किसी ने उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। उस लड़की ने झट से सामने देखा, जहां एक हैंडसम सा चेहरा उस पर झुका हुआ उसे किस कर रहा था। उस चेहरे को देखते ही वो लड़की एकदम से हैरान रह गई। वो धीरे से मन में बोली, डेविल। इतना सोच उसने चारों तरफ देखा और खुद को एक होटल रूम में देख वो एकदम से शॉक्ड रह गई। अभी वो कुछ समझ पाती तभी उसकी एक बार फिर जोर की चीख निकल गई।
उसका डेविल उसके अंदर समाया हुआ अपनी कमर मूव कर रहा था, जिससे उस लड़की को अपने लोअर पार्ट में बहुत तेज पेन हो रहा था, इतना कि वो कुछ ही देर में बेहोशी की हालत में जाने लगी थी। वो मुश्किल से अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी अधखुली आंखों से अपने ऊपर झुके उस हैंडसम चेहरे को देख रही थी, जो अभी एकदम से लाल हो रखा था, शायद नशे की वजह से। उस लड़की के आंखों के किनारों से आंसू बह पिलो को भिगो रहे थे, शायद दर्द या उसके चेहरे पर दिखती खुशी की वजह से ये समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बेहोश हो गई। वही उस पर झुका हुआ शख्स अभी भी उसके साथ फिजिकल हो रहा था। अगली सुबह खिड़की से आती सूरज की धूप से बेड पर सो रही लड़की ने कसमसाकर अपनी आंखें खोली। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने एकदम से अपने सर पर हाथ रख लिया। तभी उसे कुछ याद आया। वो एकदम से उठकर बैठ गई। अचानक बैठने की वजह से उसकी हल्की सी आह निकल गई। उसने अपने पेट पर हाथ रख आंखें बंद कर ली। कुछ उसके सर में पेन हो रहा था और कुछ उसकी लोअर बॉडी में, जिससे उसकी पूरी बॉडी दर्द से टूट रही थी। कुछ पल बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने एक नजर चारों तरफ देखा। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो अभी कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। वो लड़की चारों तरफ देखते हुए धीरे से बोली, ये सब क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? ये नर्क है या स्वर्ग? बोलते हुए उसने एकदम से खुद के सर पर चपत लगाए और खुद को डांटते हुए बोली, आरवी तू भी ना कैसी बातें कर रही है? जैसे तेरे कर्म थे उस हिसाब से तुझे पक्का नर्क में ही रखा गया होगा, तभी बॉडी में इतना पेन हो रहा है। जरूर मुझे गर्म तेल में भटूरे की तरह फ्राई किया होगा। अभी वो बोल ही रही थी तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ। डोर ओपन होने की आवाज सुन आरवी ने एकदम से या तरफ देखा और देखते ही वो एकदम से शॉक्ड रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो एकदम से बेड पर खड़ी हुई और चिल्लाते हुए बोली, डेविल, आप यहाँ कैसे? आप मेरे पीछे नर्क में भी आ गए। बोलते हुए वो अपनी पलकों को बार बार झपकाकर सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जो और कोई नहीं उसका डेविल था। सामने खड़ा शख्स एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन अशरफ वालिया, जिसका नाम ही लोगों के दिलों में खौफ के लिए काफी था। नीली आंखें, फहद पर बिखरे बाल, डार्क ब्राउन लिप्स, जिम में घंटों मेहनत कर बनाई हुई मस्कुलर बॉडी, जिसे देख कोई भी लड़की उसे अपना दिल हार बैठे, पर मजाल है जो जनाब ने किसी को आंख उठा कर भी देखा हो। जितना ये हैंडसम है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है, जिस वजह से कोई उसके आसपास भटकना भी नहीं चाहता। आशा अपनी कमर पर व्हाइट टॉवल लपेटे और एक टॉवल हाथ में पकड़े बाल पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर निकला। तभी उसके कानों में आरवी के चिल्लाने की आवाज पड़ी, जिसे सुन उसके कदम वॉशरूम के डोर पर ही रुक गए। उसने बेड पर खड़ी आरवी की तरफ देखा, जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। आशा की नजरें आरवी के चेहरे से होते हुए नीचे की तरफ जाने लगी थी। आरवी ने अभी आशा की ही ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, जो कल रात उसने ही उसे पहनाई थी। पर आरवी ने अभी इस बात पर ध्यान नहीं था कि वो किस कंडीशन में आशा के सामने खड़ी हुई थी। आशा को कहीं और देखता देख आरवी ने उसकी नजरों का पीछा कर सर नीचे कर खुद को देखा और दूसरे ही पल उसकी हैरानी से चीख निकल गई। वो एकदम से नीचे बैठ गई और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर हैरानी से आशा की तरफ देखा, जो अब बिना किसी भाव के उसके चेहरे को देख रहा था। आशा अजीब नजरों से आरवी को देख रहा था। वो बिना किसी भाव के सर्द आवाज में बोला, लिटिल गर्ल, यू लॉस्ट योर माइंड आफ्टर ड्रिंकिंग एल। जब संभलती नहीं है तो पीती क्यों हो? आज के बाद तुम किसी भी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाओगी वरना। इतना बोल उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और एक वार्निंग भरा लुक उसे देकर वहां से क्लोजेट की तरफ चला गया। आरवी हैरानी और घबराहट से आशा को देख रही थी। उसको आशा की अधूरी बात का मतलब समझ आ चुका था। वो बेड पर आलती पालती मारकर बैठते हुए बोली, क्या भगवान जी नर्क में तो इस डेविल को इंसान बना देते, यहाँ पर भी मुझे डांट कर चला गया। बोलते हुए अचानक वो रुक गई। उसकी हैरानी भरी नजरें अपने फोन पर टिकी हुई थी, जो नाइट स्टैंड पर रखा हुआ था और वो लगातार फ्लैश हो रहा था। पर आरवी की नजरें कॉलर आईडी पर नहीं, उसमें शो हो रही डेट पर टिकी हुई थी, जिसमें अभी 5 मार्च 2019 की डेट शो हो रही थी। आरवी ने एकदम से अपना फोन उठा हैरानी से डेट को देखने लगी। वो हैरानी से बोली, ये डेट कैसे बदल गई? क्या मैं अभी जिंदा हूँ? बोलते हुए उसने ड्रेसिंग मिरर में खुद को देखा और खुद को देखते ही वो फिर से शॉक्ड रह गई।
वो धीरे से अपने चेहरे को छूते हुए बोली, ये चेहरा तो मेरा तब का है जब मैं 19 इयर्स की थी, क्योंकि उसके बाद तो मेरा चेहरा टियादी के दिए हुए मेकअप की वजह से खराब हो चुका था। उस पर बहुत सारे पिंपल हो गए थे। बोलते हुए वो अपने चेहरे को छू रही थी, जो दूध सा गोरा और कल रात के लव मेकिंग के बाद किसी गुलाब की तरह खिला हुआ था। आरवी खुद को देखते हुए हैरानी से बोली, क्या मेरा रिबर्थ हुआ है जैसा मैंने नॉवेल में पढ़ा था? क्या ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है? जरूर हो सकता है, मुझे बिलीव करना चाहिए क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। बोलते हुए उसकी आंखों में नमी छाने लगी थी। वो धीरे से बोली, भगवान ने मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका दिया है। इस बार मैं मेरी लाइफ को उन लोगों पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी जो मेरे अपने नहीं है। इस बार अपने डेविल को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। जिन लोगों ने मेरे और मेरे डेविल के साथ गलत किया था उन सब से बदला लेकर रहूंगी। बोलते हुए उसकी आंखें सुर्ख लाल होने लगी थी। तभी उसके दिमाग में कल रात की यादें घूमने लगी। कल वो इस होटल में अपने डेविल के साथ एक बिजनेस पार्टी में आई थी और इसी पार्टी में टिया और अभिषेक भी आए हुए थे। टिया और सिद्धार्थ दोनों ने मिलकर आशा और आरवी को ड्रिंक में ड्रग्स मिला कर दिया था, ताकि सिद्धार्थ आरवी के साथ नाइट स्टैंड कर उसे आशा से दूर कर सके और टिया आशा के साथ नाइट स्टैंड कर आशा और उसकी प्रॉपर्टी को पा सके। पर वे दोनों अपने प्लान में कामयाब नहीं हुए और उन दोनों के किए कांड की वजह से नशे में ही सही आशा और आरवी एक हो चुके थे। आरवी की शादी राठौर परिवार ने आशा से अपने बिजनेस के फायदे के लिए की थी। आशा की मॉम अर्चना जी को आरवी पहली ही नजर में पसंद आ गई थी और तभी उन्होंने आरवी को अपनी बहू बनाने के बारे में ठान लिया था। और अर्चना जी जो एक बार ठान लेती थी वो किसी भी कीमत करके रहती थी। आरवी ने शादी से पहले आशा को नहीं देखा और नहीं टिया ने। आशा के बारे में उन दोनों ने ही ये सुना था कि वो बहुत ही बदसूरत है, इसलिए ही टिया ने आरवी की शादी आशा से होने दो थी। और शादी के बाद जब टिया ने आशा को देखा तब से ही उसके सर पर आशा को पाने का जुनून सवार हो गया था। शादी के बाद जब आरवी ने आशा को देखा तब उसे पता चला कि उसने जो सुना था वो सिर्फ एक अफवाह थी। आशा से शादी करना आरवी की सिर्फ एक मजबूरी थी और कुछ नहीं। आशा और आरवी की शादी को 6 महीने हो चुके थे, पर उन दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिलेशन कभी नहीं बना था। आशा ने कभी आरवी पर ध्यान नहीं दिया और आरवी सिद्धार्थ के प्यार में पागल हर वक्त उसी के पीछे रहती थी। उसके दिल में आशा के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं था। अभिषेक और टिया दोनों ने उसके दिल में आशा को लेकर बहुत सारी कड़वी बातें भर दी थी। आशा हर रात होटल में लड़कियों के साथ रातें रंगीन करता है और ड्रिंक करना, ड्रग्स लेना, लोगों को मारना और भी बहुत सी बातें उन्होंने आरवी के दिमाग में भर दी थी, जिस वजह से आरवी के दिल में कभी आशा को लेकर कोई फीलिंग पनपी ही नहीं थी। पर जब लास्ट टाइम टिया ने उसे मारा था तब उसने कहा था कि उन्होंने आशा के बारे में जो कुछ उससे कहा वो सब झूठ था। आशा रात में घर इसलिए नहीं आता था क्योंकि वो अपने ऑफिस वर्क में बिजी रहता था। आरवी अभी इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी, तभी क्लोजेट का डोर ओपन हुआ और आशा ब्लैक 3 पीस सूट पहने बाहर आया। इस होटल का ये रूम हमेशा आशा के लिए बुक रहता था और ये होटल भी उसी का था, इसलिए उसके जरूरत का हर सामान यहाँ अवेलेबल था। डोर ओपन होने की आवाज सुन आरवी ने सर घुमा उस तरफ देखा जहाँ आशा ब्लैक 3 पीस सूट पहने और चेहरे के कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ किलर लुक ढा रहा था। आशा को देखते ही आरवी की आंखों में नमी छाने लगी थी। अभी थोड़ी देर पहले उसे लग रहा था जैसे वो मर चुकी है और शालिनी ने उसे बताया था कि उसने आशा को भी मार दिया था, इसलिए उसे लगा उसके साथ आशा भी दूसरी दुनिया में आ गया है। पर अभी खुद को और आशा को जिंदा देख उसके इमोशन बाहर आने लगे थे। आरवी खड़े होने को होती है तभी उसकी आंख निकल गई। उसे अपनी लोअर बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। वो अभी सिर्फ 19 साल की थी और कल उसका फर्स्ट टाइम था, जिस वजह से उसे पेन होना नॉर्मल था। आरवी की आह सुनकर आशा ने उसकी तरफ देखा जो अपने पेट पर हाथ रखे आंखें बंद किए बैठी थी। आशा ने कुछ पल आरवी को देखा और दूसरे ही पल उसकी तरफ अपने कदम बड़ा झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक आशा के उठाने से आरवी एकदम से हड़बड़ा गई। उसने गिरने के डर से अपनी दोनों बाहें आशा के गले में डाल दी। आरवी ने जो ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था वो फ्लोर पर गिर गया। आशा ने एक नजर बेड की तरफ देखा जहां बेडशीट पर ब्लड स्टेन लगे हुए थे, जिन्हें देख आशा के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। आरवी ने जो ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था वो फ्लोर पर गिर गया। आशा ने एक नजर बेड की तरफ देखा जहां बेडशीट पर ब्लड स्टेन लगे हुए थे, जिन्हें देख आशा के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। आरवी जिसकी नजरें आशा के चेहरे पर टिकी हुई थी, उसकी वो स्माइल देख उसकी भौं आपस में जुड़ गई।
उसने सर घुमा बेड की तरफ देखा जहां ब्लड स्टेन लगे हुए थे, जिसे देख आरवी ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा लाल हो चुका था। अश ने आरवी की तरफ देखा और उसकी बंद आंखें और लाल चेहरा देख वो उसे देखता रह गया। तभी अश ने एकदम से अपना सर झटका और धीरे से बोला, सिली गर्ल। बोलते हुए वो आरवी को लेकर वॉशरूम के अंदर आ गया और शावर के नीचे खड़ा कर एक नजर उसे देख वहां से बाहर चला गया। उसने जाते वक्त वॉशरूम का डोर बंद कर दिया था, जिसकी आवाज सुन आरवी एकदम से अपने होश में आई। उसने आंखें खोल चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। आरवी एक गहरी सांस लेकर मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो गौर से खुद को देख रही थी। उसकी नेक कॉलर बोन पर बाइट मार्क्स बने हुए थे। आरवी ने धीरे से अपने शर्ट के बटन ओपन कर उसे नीचे गिरा दिया। तभी अचानक आरवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हैरानी से खुद की बॉडी को देख रही थी, जो पूरी बाइट मार्क्स से भरी पड़ी थी। आरवी हैरानी से बोली, ये सब क्या है? ये डेविल तो सच में डेविल है। मेरी पूरी बॉडी का क्या हाल बना दिया है। अब ऐसे में बाहर कैसे जाऊंगी मैं? कल यूनिवर्सिटी जाना है और उसके लिए मुझे आज शॉपिंग पर जाना था, बट अभी खुद को देख लग रहा है जैसे कहीं जाने लायक हूँ ही नहीं मैं। बोलते हुए वो खुद को देख रही थी। तभी आरवी ने एकदम से अपना सर झटका और खुद से बोली, चाहे जो हो जाना तो पड़ेगा शॉपिंग के लिए। अपनी ड्रेस से लेकर मेकअप तक का सारा सामना बदलना है, क्योंकि वो सारा सामान उस चुड़ैलिया का दिया हुआ है और अब ये अच्छे से जान चुकी हूँ मैं, उसने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है तो जरूर कुछ तो वजह होगी। उसमें उसी का फायदा होगा, क्योंकि बिना किसी अपने फायदे के तो वो कुछ करने वाली है नहीं। बोलते हुए उसने शावर ले लिया था। आरवी ने चारों तरफ देखा, तभी उसकी नजर हैंगर पर टंगे बाथरोब पर पड़ी, जो आशा का था। आरवी ने उस बाथरोब को उतार कर पहना लिया। अभी उसके पास यहाँ खुद के कपड़े नहीं थे, जिस वजह से उसने आशा का बाथरोब पहन लिया था। आरवी वॉशरूम से बाहर आई और रूम में चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नजर बेड पर रखी एक ड्रेस पर पड़ी और उसके साथ कुछ और सामान भी रखा हुआ था। आरवी धीमे कदमों से बेड के पास चली गई। उसे अभी भी चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। आरवी ने बेड पर रखी ड्रेस को उठाकर देखा, जो एक सिंपल सा फुल लेंथ गाउन था। वो क्लोज्ड नेक विथ फुल स्लीव गाउन था, जिसमें शरीर का बहुत कम हिस्सा विजिबल हो रहा था। आशा ने आरवी के लिए पहले ही मैसेज कर ड्रेस मंगवा दी थी और उसने जानबूझकर ऐसी ड्रेस मंगवाई थी जिसमें बॉडी का कोई भी हिस्सा विजिबल ना हो। वो शो नहीं करता था, पर उसे आरवी की हर एक चीज का ख्याल रहता था। आरवी अभी ड्रेस को देख ही रही थी, तभी उसका फोन रिंग किया। आरवी ने एकदम से अपने फोन की तरफ देखा, जिसकी कॉलर आईडी पर डेविल नाम शो हो रहा था। आरवी ने झट से फोन उठा कॉल पिक कर लिया। तभी दूसरी तरफ से आशा की ठंडी आवाज आई, 5 मिनट में जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ, मुझे लेट हो रहा है एंड बेड पर मेडिसिन रखी है, याद से उन्हें ले लेना। बोलकर आशा ने तुरंत कॉल कट कर दिया। आरवी कुछ बोलने को हुई, तभी उसे कॉल कट होने की आवाज सुनाई दी। उसने झट से फोन आंखों के सामने कर देखा, जिसमें कॉल कट हो चुका था। आरवी का मुंह बन गया। वो धीरे से बोली, खड़ूस। बोलते हुए उसकी नजरें बेड पर रखी मेडिसिन पर पड़ी। आरवी ने फोन को साइड में रखा और गौर से मेडिसिन को देखने लगी, जिनमें एक पेन किलर थी और दूसरी मेडिसिन कॉन्ट्रेसेप्टिव पिल्स थी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को देखते ही आरवी एकदम से हैरान रह गई। क्या डेविल नहीं चाहते मैं उनके बच्चे की मां बनूं? उस पिल्स को देखते ही आरवी के दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आया। ये थॉट आते ही उसका चेहरा एकदम से उदास हो गया। वो धीरे से बोली, क्या डेविल मुझसे प्यार नहीं करते? शायद नहीं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते तो कभी मुझे ये मेडिसिन लेने को नहीं बोलते। कल रात भी वो नशे की वजह से मेरे करीब आए थे, वरना उन्होंने तो कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। आरवी कुछ पल रुककर बोली, मैंने जो अब तक किया है, शायद उस वजह से डेविल मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। पर कोई नहीं, बहुत जल्द मैं उनकी नाराजगी खत्म कर दूंगी और हमारे बीच की सारी दूरियां भी। अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है, न टिया और न ही सिद्धार्थ, किसी को नहीं आने दूंगी मैं। बोलते हुए उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आरवी ने कुछ पल मेडिसिन को देखा और फिर कुछ सोचकर उसने दोनों मेडिसिन ले ली। आरवी ने जल्दी से वो ड्रेस पहनी और फिर अपने बाल बनाने लगी। वो जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी, क्योंकि उसने सोच में ऑलरेडी 5 मिनट वेस्ट कर दिए थे और उसे ये बात अच्छे से पता थी कि आशा को वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
वहीं बाहर पार्किंग एरिया में आशा अपनी कार के बोनट से पीठ टिकाए खड़ा अपने फोन में मेल्स चेक कर रहा था। उसका सारा ध्यान अपने फोन में था। वहीं उससे कुछ दूर होटल के मैन डोर के पास खड़ी एक खूबसूरत सी लड़की जिसने रेड शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, वो बड़ी शिद्दत से आशा को देख रही थी। उसकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। वो धीरे मगर जुनूनी आवाज में बोली, किसी दिन तो तुम मेरे पास आओगे ही आशा वालिया। तुम्हें तो मेरा बनना ही है, क्योंकि टिया राठौर को जो चाहिए होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। कल रात तुम बच गए मुझसे, पर हर बार नहीं बचोगे। एक बार खाली जा सकता है, पर हर बार खाली जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। बोलते हुए उसकी नजरें आशा पर टिकी हुई थी। टिया ने कुछ पल आशा को देखा और उसके बाद तुरंत वहां से होटल के अंदर की तरफ चली गई। अभी उसके फेस एक्सप्रेशन बहुत ही डेंजर थे, जिन्हें देखकर ही पता चल रहा था उसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। टिया के जाते ही आशा ने भी उस तरफ देखा जहां टिया थोड़ी देर पहले खड़ी थी। आशा उस जगह को देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, अपनी औकात से बाहर के सपने नहीं देखने चाहिए मिस टिया राठौर। आशा वालिया पहले भी तुम्हारी औकात से बाहर था और आज भी तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम अपने झूठ के मुखौटे से मेरी बीवी को फंसा सकती हो, मुझे नहीं। आशा वालिया कोई चीज नहीं जिसे हर कोई हासिल कर सके। बोलते हुए उसका चेहरा एकदम डार्क हो गया था। उसके आसपास का ऑरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। अभी अगर उसे आरवी या कोई आम इंसान देखता तो शायद डर के मारे वही बेहोश हो जाता। आरवी जल्दी से रूम से बाहर निकली। वो तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ जा रही थी। उसे पेन हो रहा था, पर वो अपने पेन को इग्नोर कर तेज चल रही थी। अभी वो लिफ्ट की तरफ जा ही रही थी, तभी अचानक वो किसी से टकरा गई। आरवी की हल्की सी आह निकल गई और वो 2 कदम पीछे हट गई। आरवी अपने सर को सहलाते हुए बोली, कौन है? अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते हो? बोलते हुए अचानक वो रुक गई। उसकी नजरें सामने खड़ी टिया को देख रही थी। अभी वो लिफ्ट की तरफ जा ही रही थी, तभी अचानक वो किसी से टकरा गई। आरवी की हल्की सी आह निकल गई और वो 2 कदम पीछे हट गई। आरवी अपने सर को सहलाते हुए बोली, कौन है? अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते हो? बोलते हुए अचानक वो रुक गई। उसकी नजरें सामने खड़ी टिया को देख रही थी। आरवी की आवाज सुन टिया ने सामने देखा और आरवी को देखते ही उसे कल रात की बातें याद आने लगी थी। कल रात उसने और सिद्धार्थ ने उसे हर जगह ढूंढा था, पर उन्हें आरवी कहीं नहीं मिली। जिसके बाद सिद्धार्थ गुस्से में आग बबूला होकर पार्टी से चला गया और टिया भी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकी। टिया ने अपने हाथ की मुठ्ठियां कस के बंद कर ली। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से कांप रहा था। वो आरवी को देखते हुए मन में बोली, कल इस बेवकूफ की वजह से हमारा सारा प्लान फेल हो गया। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए उसके फेस पर नफरत साफ नजर आ रही थी। पहले पकड़ कर तो दिखाओ, उसके बाद छोड़ने की बात करना प्यारी दीदी। अभी तो सिर्फ एक प्लान बर्बाद किया है, आगे आगे देखो कैसे तुम सबको बर्बाद करती हो। आरवी ने टिया को देखते हुए मन में कहा। आरवी की नजरें टिया के चेहरे से होते हुए उसकी बंद मुट्ठियों पर आकर ठहर गई। अचानक ही उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने टिया के चेहरे की तरफ देखा और धीरे से बोली, आई एम सो सॉरी दीदी, मैंने ध्यान नहीं दिया आप आ रही है सामने से और इसी वजह से मैं आपसे टकरा गई। बोलते हुए उसके चेहरे पर गिल्ट साफ नजर आ रहा था। ये सुनते ही टिया एकदम से अपने होश में आई। उसने गुस्से से आरवी की तरफ देखा और तेज आवाज में बोली, ध्यान नहीं था तो ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारी वजह से अभी मुझे चोट लग जाती तो फिर कल कॉलेज कैसे जाती मैं? और कल रात को कहा थी तुम, हर जगह ढूंढा तुम्हें पर कहीं नहीं मिली तुम। बोलते हुए वो गुस्से से आरवी को देख रही थी। टिया की तेज आवाज सुन आने जाने वाले लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। कुछ लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देख रहे थे तो कुछ वही खड़े होकर तमाशा देखने लगे थे। टिया पब्लिक एरिया में हमेशा ही आरवी से ऐसे बात करती थी। जब कोई भी फैमिली मेंबर नहीं होता था उसके पास, तब तो उसे लाइसेंस मिल जाता था आरवी से जैसे चाहे वैसे बात करने का। राठौर परिवार को आरवी से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई आरवी से कैसे बात करता था और कैसे नहीं। उन्हें सिर्फ टिया से मतलब था, क्योंकि टिया उनके बिजनेस को संभालती थी और जब से टिया ने बिजनेस ज्वाइन किया था तभी से राठौर ग्रुप ऊंचाइयों को छूने लगा था। राठौर परिवार में आरवी के दादाजी के अलावा किसी को आरवी से मतलब नहीं था। वे सब सिर्फ टिया को पसंद करते थे।
ये कहना गलत नहीं होगा कि आरवी राठौर परिवार के लिए एक बोझ के अलावा कुछ नहीं थी। उन्होंने आरवी को अब तक राठौर मेंशन में भी सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि उनकी 80% प्रॉपर्टी आरवी की मॉम आयु खुराना की थी, जो उसने आरवी के जन्म के वक्त ही आरवी के नाम कर दी थी। आरवी के जन्म के 1 साल बाद ही आयु की डेथ हो गई। उनकी मौत हार्ट अटैक से बताई गई थी, पर उसकी मेडिकल रिपोर्ट को कभी किसी ने नहीं देखा था क्योंकि आरंभ राठौर आरवी के डैड ने कभी किसी को मेडिकल रिपोर्ट दिखाई ही नहीं थी। आरंभ राठौर जब सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाहते थे तभी उन्हें पता चला कि आयु ने पहले ही अपनी प्रॉपर्टी आरवी के नाम कर दी थी, जो उसके 21 साल की होने पर उसे मिलेगी, और अगर इससे पहले आरवी को कुछ हो जाता है तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। इसलिए उन सबने आरवी को अब तक राठौर मेंशन में रखा था, वरना वे कब के उसे घर से निकाल चुके होते। आरवी को बचपन से अपने नानू और दादू के अलावा किसी का प्यार नहीं मिला था, पर वो जैसे जैसे बड़ी होने लगी थी तब सब उससे प्यार से बातें करने लगे थे। शालिनी का बिहेव भी उसके साथ बदलता गया और साथ में टिया का भी, और जब वो 17 साल की हुई तभी टिया ने उसे सिद्धार्थ से मिलवाया था। सिद्धार्थ शुरुआत में आरवी की बहुत केयर करता था, उसकी हर बात सुनता था, पर जब आरवी को उससे प्यार हो गया था और जब उसने सिद्धार्थ को प्रोपोज किया तब से सब कुछ बदल गया। सिद्धार्थ का बिहेव, उसकी केयर, सब कुछ एकदम से बदल गया था। वो बात बात पर आरवी की इंसल्ट करने लगा था, पर आरवी उसके प्यार में पागल सब कुछ सहती गई। कभी उसे पलटकर जवाब नहीं दिया और इसी वजह से उन सब की हिम्मत बढ़ती गई। टिया पब्लिक एरिया में आरवी की पहले खूब बेइज्जती करती और फिर घर जाकर उसे सॉरी बोलकर सब कुछ पहले की तरह सही कर देती थी, और आरवी अपनी मासूमियत में कुछ समझ ही नहीं पाती थी। उसे डर लगता था कि कहीं सब पहले की तरह उससे दूर नहीं जो जाए, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती थी। उसने सारा बचपन अकेली रहकर गुजारा था, इसलिए उसे डर लगता था अब किसी को खोने से। वो पहले की तरह अकेली नहीं जीना चाहती थी और नहीं अनाथ होना चाहती थी। टिया की बात सुन आरवी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने एक नजर चारों तरफ देखा और फिर टिया की तरफ देख बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मेरा ध्यान नहीं था, पर आप तो देखकर चल रही थी ना, तो आप साइड हट जाती, मुझसे टकराने की क्या जरूरत थी। एंडी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है या फिर आपने कभी खुद को मिरर में नहीं देखा जो मुझसे ये बात बोल रही है। आई मीन आप कह रही है कि आप मुझसे टकराती तो आपकी हड्डियां टूट जाती। सीरियसली दी, आप इतनी नाजुक है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, आप जैसी मोटी भैंस अगर किसी से टकराती है तो सामने वाले की हड्डी टूट सकती है, आपको कुछ नहीं हो सकता। अभी आप खुद ही देख लीजिए, आपसे टकराने के बाद बहुत मुश्किल से खुद को संभाला मैंने, और आप हिली तक नहीं और रिएक्ट ऐसे कर रही थी जैसे गुलाब की पंखुड़ी हो जो हल्के से हवा के झोंके से उड़ जाएगी। बट आपको पता दूं, हवा का झोंका तो दूर, आपको तो तूफान भी नहीं हिला सकता। बोलते हुए उसके फेस पर मजाक उड़ाने वाली हंसी तैर गई। आरवी की बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी टिया पर हंसने लगे। टिया हैरानी से आरवी को देख रही थी। आज पहली बार था जब आरवी ने उसे पलटकर कुछ कहा था, नहीं तो हमेशा आरवी बिना कुछ कहे रोते हुए वहाँ से भाग जाया करती थी, और टिया ने यही सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी आरवी रोते हुए भाग जाएगी, पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज उसे आरवी पूरी तरह बदली हुई लग रही थी। सबके हंसने की आवाज सुन टिया अपने होश में आई। उसने चारों तरफ देखा, सब उसे देखकर हंस रहे थे। ये देखते ही टिया का फेस गुस्से से कांपने लगा। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, व्हाट द हेल, मजाक चल रहा है यहाँ जो आप सबको इतनी हंसी आ रही है? आप सब जानते नहीं हो मुझे, अगर जानते होते तो ऐसी गलती कभी नहीं करते। आरवी बीच में बोली, ओह कम ऑन दी, ये सब आपको कैसे जानेंगे? ये सवाल आपको शालिनी माँ और डैड से पूछना चाहिए कि आप कौन है। वैसे मुझसे भी पूछ सकती है, ये आफ्टर ऑल जानती हूँ मैं आपको। अपनी बहन भी मानती हूँ, आई नो आप राठौर परिवार की नाजायज बेटी है, बट फिर भी मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलकर वो एकदम से रुकी और चारों तरफ देखा, जहाँ सब उसकी बात सुन अजीब नजरों से टिया को देख रहे थे, जिसे देख आरवी के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। आरवी ने एकदम से टिया की तरफ देखा और मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, ओह सॉरी दी, वो गलती से नाजायज वाली बात मुंह से निकल गई। प्लीज आप घर पर किसी से मत कहना कि मैंने सबके सामने आपको नाजायज बोल दिया था, वरना डैड और शालिनी माँ मुझे मारेंगे और फिर 2 दिन तक खाना भी नहीं देंगे। आपको तो पता है ना मैं बेवकूफ हूँ, तो बस बेवकूफी में निकल गया कि शालीन माँ जो मम्मा की बहन थी, उन्होंने अपनी बहन के पति आरंभ राठौर को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनके साथ नाजायज संबंध बनाए और उसके बाद आप जैसी नाजायज बेटी को पैदा किया। बोलते हुए वो अपनी पलकों को बार बार झपकाकर टिया को देख रही थी।
इस वक्त आरवी के चेहरे पर मासूमियत शहद की तरह टपक रही थी। ये सुनते ही टिया का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो राठौर परिवार की नाजायज बेटी है, ये बाहर किसी को नहीं पता था। सबको यही कहा गया था कि टिया राठौर परिवार को सड़क के किनारे पर मिली थी और जब आरंभ ने उसे वहां देखा तो उसे अपने घर लाकर अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद आरंभ को लोगों की बहुत सिंपैथी मिली थी और उन्हें बिजनेस में भी बहुत फायदा हुआ था। पर अभी आरवी ने सबके सामने उसे नाजायज बोल दिया था, जिसे सुन टिया एकदम से डर चुकी थी। उसे अच्छे से पता था एक नाजायज होकर समाज में जीना कितना मुश्किल हो सकता है। अरे हाँ, ये तो राठौर परिवार की एडॉप्टेड डॉटर है जिसके बारे में न्यूज में सुना था मैंने। 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू में आरंभ राठौर ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा था। इसके तारीफों के पुल बांधते हुए वे थक नहीं रहे थे। पूरे इंटरव्यू में सिर्फ उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का ही जिक्र किया था। पर ये दूसरी लड़की क्या बोल रही है? इसे तो मैंने कभी नहीं देखा और नहीं कभी आरंभ राठौर के मुंह से इसका नाम सुना। कौन हो बेटा तुम, और तुम जो बोल रही हो क्या वो सच है? क्या सच में टिया राठौर आरंभ राठौर की नाजायज बेटी है? देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो तुम हमें बता सकती हो। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। एक औरत ने हैरानी से आरवी की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनते ही सब उस औरत की तरफ देखने लगे थे, जिसने फॉर्मल बिजनेस सूट पहना हुआ था। वो दिखने में ही बिजनेस वुमेन लग रही थी। उसे बिजनेस की अच्छी नॉलेज थी और वो राठौर परिवार को जानती थी। उसने न्यूज में आरंभ राठौर के बिजनेस इंटरव्यू देखे थे। वो अच्छे से टिया को जानती थी। वो औरत राठौर ग्रुप की राइवल सहगल ग्रुप की मैनेजर थी। टिया ने 19 साल की उम्र में ही बिजनेस संभाल लिया था। उसकी खुद की एक कंपनी थी और इतनी कम उम्र में उसकी इतनी तरक्की देख सब उससे हैरान भी थे और साथ में उस पर गर्व भी था। पर सच तो कुछ और ही था उसकी कंपनी का, जो आगे पता चलेगा। उस औरत की बात सुन आरवी के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई, जो उसने किसी के देखने से पहले ही छुपा ली। पर एक शख्स जो लिफ्ट के पास खड़ा हुआ एकटक आरवी को देख रहा था, उसकी वो स्माइल उस शख्स की आंखों से नहीं बच पाई। अशित जो नीचे आरवी का वेट कर रहा था, जब 5 मिनट होने के बाद भी आरवी पार्किंग एरिया में नहीं आई तो उसे गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से से वापस होटल के अंदर आ गया और सामने का नजारा देख उसके कदम लिफ्ट के पास ही रुक गए। वो बिना किसी भाव के खड़ा गौर से आरवी के चेहरे को देख रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जिससे उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये पता नहीं चल रहा था। आशा बिना किसी भाव के धीरे से बोला, लिटिल गर्ल माइंड से खेल रही हो, पर सामने वाले को बेवकूफ समझने की गलती मत करो, वरना संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। बोलते हुए उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर क्या ये उसके अलावा कोई नहीं जानता था। आशा ने अपना फोन निकाल किसी को मैसेज किया और फिर तुरंत वहाँ से निकल गया। वो पहले भी यहाँ से जा सकता था, पर उसे आज आरवी को वालिया मेंशन लेकर जाना था। आरवी बहुत कम वालिया मेंशन में रहती थी। वो लगभग राठौर मेंशन में ही रहती थी। अर्चना जी ने उसे बहुत सी बार वालिया मेंशन में रहने को कहा था और राठौर परिवार को भी, पर सब यही कहकर बात टाल देते थे कि आरवी अभी छोटी है और नासमझ भी, इसलिए वो जब तक 21 साल की नहीं हो जाती तब तक वो राठौर मेंशन ही रहेगी। और फिर आरवी की पढ़ाई भी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। वो अभी 2nd ईयर में थी और उसका कॉलेज राठौर मेंशन के पास में था और वालिया मेंशन से काफी दूर, जिससे आरवी को आने जाने में प्रॉब्लम होती थी। आरवी ज्यादा देर कार में सफर नहीं कर पाती थी, उसे वोमिटिंग होने लगती थी, इसलिए फिर अर्चना जी ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया था इस बात पर। और आशा को तो आरवी कुछ भी करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं था, या फिर यूँ कह सकते हैं उसे आरवी के कुछ भी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके पास आरवी की हर एक इंफॉर्मेशन रहती थी, पर इस बात का किसी को पता नहीं था। आशा बेवजह आरवी पर रोक टोक नहीं करता था। आरवी ने उस औरत की तरफ देखा और मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, यस आंटी, मैंने सब कुछ सच कहा है, पर आप ये बात किसी को बताना मत। अभी उसने इतना ही बोला था तभी टिया ने गुस्से से आरवी की बाजू पकड़ अपनी तरफ घुमाया और तेज आवाज में, जस्ट शट अप बेवकूफ, बोलते हुए उसने आरवी को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। पर उसकी एक उंगली भी आरवी के गाल को छू पाती उससे पहले ही आरवी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। अभी उसने इतना ही बोला था तभी टिया ने गुस्से से आरवी की बाजू पकड़ अपनी तरफ घुमाया और तेज आवाज में, जस्ट शट अप बेवकूफ, बोलते हुए उसने आरवी को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। पर उसकी एक उंगली भी आरवी के गाल को छू पाती उससे पहले ही आरवी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया।
चिया ने हैरानी से अपने हाथ की तरफ देखा जो अभी आरवी के हाथ में था, और फिर आरवी की तरफ जो गुस्से से खुद उसे ही देख रही थी। आरवी के फेस एक्सप्रेशन देख चिया एकदम से हैरान रह गई। वो अभी कुछ देर पहले वाली आरवी बिल्कुल नहीं लग रही थी। चिया ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा पर आरवी की पकड़ उसके हाथ पर इतनी कसी हुई थी कि वो चाहकर भी नहीं छुड़वा पा रही थी। चिया तेज आवाज में बोली, आरवी ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। अभी उसने इतना ही बोला था तभी वहाँ एक जोर की चटाक की आवाज गूंज गई और दूसरे ही पल चिया धड़ाम की आवाज के साथ फ्लो पर जा गिरी। आरवी ने चिया की बात पूरी होने से पहले ही खींच के एक थप्पड़ चिया के गाल मार दिया था। आरवी के थप्पड़ से चिया संभल नहीं पाए और वो मुंह के बल फ्लो पर जा गिरी। उसकी हल्की सी आह निकल गई और उसने अपना एक हाथ गाल पर रख लिया। चिया के साथ आसपास खड़े सभी लोग भी आरवी के इस एक्शन से शॉक्ड रह गए थे। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले तक दिखने वाली मासूम सी लड़की किसी को इतना जोर का थप्पड़ मार सकती है, और वो भी पब्लिक एरिया में। थप्पड़ लगते ही चिया का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे 1 मिनट का टाइम लगा था ये समझने के लिए कि अभी उसके साथ हुआ तो क्या हुआ। 1 मिनट बाद चिया को एकदम से होश आया। उसने गुस्से से सर घुमा आरवी की तरफ देखा जो अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ी बिना किसी भाव के उसे ही देख रही थी। चिया के गाल पर आरवी की उंगलियों के निशान छप चुके थे और उसके होंठों के किनारों से भी हल्का ब्लड बह रहा था। चिया गुस्से से कुछ बोलने को होती ही है तभी उन सबके कानों में आरवी की आवाज पड़ी, अगली बार मुझ पर हाथ उठाने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना दी अच्छा होगा आपके लिए, वरना अगली बार जो होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। फिर मत कहना मैंने आपको वार्न नहीं किया था। बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। उसकी आवाज काफी सर्द थी जिसे सुनकर ही चिया एक पल के लिए कांप गई थी। उसे आज पहली बार आरवी से डर लग रहा था। बेटा सही किया तुमने इसे थप्पड़ मारकर, मैं तो कहती इसे एक नहीं 4-5 थप्पड़ और लगा दो तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। नाजायज होकर भी तेवर तो देखो महारानियों जैसे, और एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही थी जैसे सब कुछ इसके बाप का हो। पहले माँ ने अपनी बहन का घर बर्बाद किया और अब ये इस बच्ची पर अपना धोस जमाने की कोशिश कर रही है। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं। एक औरत ने नफरत से चिया को देखते हुए कहा। ये सुनते ही चिया ने एकदम से उस औरत की तरफ देखा और गुस्से में दांत पिसते हुए बोली, यू बीच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिया राठौर से ऐसे बात करने की। अभी जो कुछ तुमने बोला है ना, आई स्वेयर बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे बोले वर्ड्स पर रिग्रेट होगा कि क्यों तुमने ये सब बोला। एंड एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, तुम सब में नाजायज नहीं हूँ, बेवजह नहीं बोल रही हूँ मैं, ये बात इसका प्रूफ है मेरे पास और बहुत जल्द ये प्रूफ आप सबको देखने को मिल जाएगा। तब पता चल जाएगा कौन झूठा है और कौन सच्चा। बोलते हुए उसने नफरत भरी नजरों से आरवी की तरफ देखा जिसके फेस एक्सप्रेशन अभी भी वैसे ही थे जैसे पहले थे। चिया की बात सुनकर भी आरवी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसे उसे चिया के ऐसा ही कुछ कहने की उम्मीद थी। चिया बेवकूफ बिल्कुल नहीं थी जो इतनी आसानी से अपना नाजायज होने का सच सबके सामने आने देती। चलो मान लिया तुम नाजायज नहीं हो, फिर भी तुम एक बहुत ही नीच और गिरी हुई लड़की हो। तुम्हें बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है, और तुम ये धमकी किसको दे रही हो? कुछ नहीं कर सकती हो। तुम अमीर हुई तो क्या हुआ, आम जनता पर अपना रौब जमाओगी, जैसे चाहो वैसे बात करोगी और हम सब सुनते जाएंगे। इतने गिरे हुए नहीं हैं हम जो तुम जैसी घमंडी अमीरजादी के नखरे उठाएंगे। एक आदमी ने गुस्से से चिया की तरफ देख कहा। उस आदमी की बात सुन आसपास के खड़े लोग भी भड़क चुके थे। वे भी चिया को सुनाने लगे थे। चिया हैरानी और घबराहट से सबकी तरफ देख रही थी। उसके सामने आज पहली बार ये सिचुएशन आई थी और अब इससे कैसे डील करना है ये उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने गार्ड्स भी साथ में भी लेकर आई थी और अगर वहाँ खड़े लोगों ने उस पर वार कर दिया या फिर उसे हार्म करने की कोशिश की तो वो क्या करेगी। चिया के दिमाग में यही सब चल रहा था। ये सोचते हुए ही वो पैनिक करने लगी थी। उसने एक नजर सबकी तरफ देखा और फिर जल्दी से खड़ी होकर आरवी की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए बोली, ये सही नहीं किया तुमने। घर पर आओ फिर बताती हूँ तुम्हें। आज जो किया है वो बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। बोलकर वो तेज कदमों से वहाँ से जाने लगी थी। उसे पता था कि अभी वो एक पल और यहाँ रुकी तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता था। आरवी तेज आवाज में बोली, सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है मुझे। इंतजार रहेगा आपके कुछ करने का। मैं भी देखती हूँ आप सब क्या कर सकते हो मेरे साथ और फिर आप सब देखना मैं क्या करती हूँ आप सब के साथ।
बोलते हुए आरवी की नजरें जाती हुई चिया पर टिकी हुई थी। ये सुनते ही चिया के कदम वहीं रुक गए। वो एकदम से हैरान रह गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी आरवी के ऐसा कुछ बोलने की। उसे लगा था उसकी धमकी से वो डरकर उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेगी, पर सब कुछ उसकी सोच के उल्ट हुआ। चिया ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कस के बंद कर ली और गुस्से का घूंट पीकर वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद अचानक आरवी के दिमाग में कुछ आया। उसने एकदम से अपने हाथ में बंधी वॉच में टाइम देखा और परेशानी से अपने सर पर हाथ रखकर बोली, ओह गॉड, इस टिया के चक्कर में डेविल की कही बात तो मैं भूल ही गई। उन्होंने मुझे 5 मिनट में बाहर आने को कहा था और मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। बोलते हुए वो बिना किसी पर ध्यान दिए तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ चली गई। आरवी और चिया के जाने के बाद सब लोग भी वहां से चले गए, पर अभी भी उन सबके बीच में चिया को लेकर ही बातें हो रही थी। साहगवाल कंपनी की मैनेजर डेविल स्माइल करते हुए अपने फोन की तरफ देख रही थी, जिसमें अभी कुछ देर पहले जो कुछ हुआ उसका वीडियो चल रहा था। उसने जब आरवी से चिया के नाजायज होने की बात पूछी थी, तभी उसने अपने फोन का कैमरा ओपन कर सब कुछ उसमें रिकॉर्ड कर लिया था। मैनेजर अपने फोन की तरफ देखते हुए बोली, आज की ये न्यूज मेरे प्रमोशन के लिए काफी है। अब देखना ये न्यूज कैसे राठौर्स की कंपनी में तहलका मचाती है। बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर वहां से निकल गई। आरवी पार्किंग एरिया में आई और उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। कार बहुत सारी खड़ी थी, पर जिस कार को वो देख रही थी वो कार वहां नहीं थी। तभी आरवी के आगे आकर एक कार रुकी। आरवी ने बिना किसी भाव के उस कार की तरफ देखा जिसकी ड्राइविंग सीट की विंडो ओपन हो रही थी। विंडो ओपन कर ड्राइवर ने अपना सर बाहर निकाल पहले आरवी को ग्रिट किया और फिर अपना सर झुकाकर बोला, मैम सर ने आपको वालिया मेंशन छोड़ने को कहा है, प्लीज आप कार के अंदर आकर बैठ जाइए। ये सुनते ही आरवी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो तेज आवाज में बोली, तुम्हारे सर कहाँ है? अगर मैं थोड़ी लेट हो गई आने में तो क्या वो मेरे लिए रुक नहीं सकते थे? अपने सर को कॉल करो और कहो उनसे अगर मुझे वालिया मेंशन लेकर जाना है तो मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी, वरना मैं राठौर मेंशन जा रही हूँ। बोलते हुए वो कार से 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। आरवी की बात सुनकर ड्राइवर ने एकदम से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। मैडम की तबीयत तो ठीक है ना? ये और सर के साथ जाना चाहती है, जबकि इन्हें तो सर का नाम सुनना तक पसंद नहीं। ड्राइवर ने हैरानी से आरवी को देखते हुए मन में सोचा। तभी उसे कुछ याद आया। उसने एकदम से अपना सर झटका और धीरे से बोला, मैम सर बिजी है, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं अभी, प्लीज आप कार में बैठ जाइए, मैं छोड़ दूंगा आपको। बोलते हुए उसकी नजरें आरवी को देख रही थी। ये सुनते ही आरवी ने एकदम से ड्राइवर की तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोली, मैंने कहा ना अगर मैं वालिया मेंशन जाऊंगी तो डेविल के साथ, वरना नहीं। ड्राइवर ने एक गहरी सांस ली और अपना फोन निकाल आशा को कॉल कर दिया। वो आरवी से ज्यादा बात नहीं कर सकता था, उसे परमिशन नहीं थी। दूसरी तरफ मुंबई के सुनसान जंगल के बीच में बना एक बड़ा सा विला जिसका कलर थीम ब्लैक था, जो दिखने में खूबसूरत कम और डेंजर ज्यादा लग रहा था। उसकी मैन प्लेट पर डाक विला लिखा था। विला के आसपास जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, जिन्हें सुनाम आदमी का कलेजा फट सकता था। वहीं अंदर हॉल में बहुत सारे बॉडीगार्ड अपना सर झुकाए एक साइड खड़े हुए थे। उनके सामने फ्लोर पर एक आदमी अपने घुटनों पर बैठा डर से कांप रहा था। उसके शरीर पर बहुत सी चोटों के गहरे जख्म दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि उसे कुछ देर पहले बहुत टॉर्चर किया गया था। वहीं उसके सामने आशा अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए पूरे रोब के साथ चेयर पर बैठा उसे ही देख रहा था। आशा का ब्लेजर चेयर पर रखा हुआ था और उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिनसे उसकी मस्कुलर चेस्ट झांक रही थी। उसकी नीली आंखें जो इस वक्त बहुत भयानक लग रही थी, वो सामने बैठे शख्स पर टिकी हुई थी। उस आदमी को अपने ऊपर आशा की नजरें महसूस हो रही थी, जिससे वो और ज्यादा कांपने लगा। वो धीरे से कांपती आवाज में बोला, प्लीज सर मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में आ गया था और मैंने वो सब कर दिया, पर आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज एक बार माफ कर दीजिए, प्लीज सर। बोलते हुए वो आशा के पैरों में गिर गया। ये सुनते ही आशा के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने एकदम से अपने पैर से उस आदमी को धक्का दे दिया, जिससे वो आदमी संभल नहीं पाया और मुंह के बल फ्लोर पर जा गिरा। आशा चेयर पर से खड़ा होते हुए बोला, तो माफी चाहिए तुम्हें हम। बोलते हुए वो उस आदमी के पास आकर रुका और सर झुका उसे देखने लगा।
ये सुनते ही उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने एकदम से अशक की तरफ देखा और जल्दी से अपना सर हिलाते हुए बोला, यस सर, प्लीज एक मौका दे दीजिए। अभी उसने इतना ही बोल था तभी उसकी एक भयानक चीख पूरे विला में गूंज गई। अश ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके पेट पर जोर से एक किक मार दी थी, जिससे उस आदमी की चीख निकल गई और उसके मुंह से खून आने लगा था। आशा अपने पैर को उसके पेट पर रख उस पर प्रेशर देते हुए बोला, जब मुझे धोखा दे रहे थे तब नहीं सोची ये बात। चंद पैसों के लालच में आकर तुमने कल मेरी ड्रिंक में वो ड्रग्स मिलाया था ना। अब देखते हैं वो पैसा तुम्हें तुम्हारी लाइफ दे पाते हैं या नहीं। बोलते हुए वो अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड कर रहा था। ये आदमी होटल का वेटर था जिसने कल रात आरवी और आशा की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था। आशा ने लाल आंखों से वेटर की तरफ देखा, तभी उसके पास एक बॉडीगार्ड आया जिसके के हाथ में उसका फोन था। गार्ड अपना सर झुकाकर बोला, सर आपका फोन। आशा ने एक नजर गार्ड्स को देखा और फिर अपने फोन की तरफ। उसने बिना कुछ कहे फोन उठा कान पर लगा लिया। गार्ड्स वहां से चला गया। आशा वेटर के पेट पर फिर से किक मारते हुए बोला, हम बोलो क्यों कॉल किया है। वही ड्राइवर अपनी जगह बैठा कांप रहा था। उसे फोन में वेटर के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुन उसके हाथ पैर डर से ठंडे पड़ने लगे थे। ड्राइवर हिम्मत करके बोला, सर मैम आपके साथ वालिया मेंशन जाना चाहती है। वो बोल रही है अगर आप नहीं आए तो वो राठौर मेंशन चली जाएगी। ये बात ड्राइवर ने बहुत हिम्मत जुटा कर कही। ये सुनते ही आशा का पैर एक जगह ठहर गया। उसका चेहरा जो पहले से सर्द था वो और ज्यादा डार्क हो गया। वो अपनी आंखें बंद कर 2 उंगलियों से आईब्रो को रब करते हुए बोला, फोन दो उसे। बोलते हुए उसकी आवाज काफी सर्द थी। That's for it's today guys, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गाइज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज अगर सब्सक्राइब करोगे तो अगला एपिसोड शाम तक रात में अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।